आती हूँ, लेकिन एक अहम सवाल है। ओम प्रकाश जी, आपसे शुरू करती हूँ। शुक्रवार का दिन है और पिछले 2 बार से आपने देखा है कि शुक्रवार का दिन जो है ना, दीदी के लिए बहुत शुभ रहा है और इसी दिन उन्होंने उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। 2 बार से वो लगातार जीत रही हैं, हारी नहीं है, और तीसरी बार फिर शुक्रवार कोई लिस्ट जारी होगी। देखिए, उनका अपना आकलन है, उनकी अपनी नीति है, करे इस पे कोई आपत्ति नहीं। मैं 2 सवालों का जवाब देना चाहूंगा तृणमूल के हमारे बड़े भाई नीरज के जो आए थे। डर कौन रहा है, 2 बात बोलूंगा, आपके 1 मिनट लूंगा। पहली बात कि जो विद्यार्थी नकल करता है उसे ही आपत्ति होती है कि मेरी सीट खिड़की के पास क्यों नहीं है, और कौन प्रोफेसर मेरी परीक्षा नकल कौन कर रहा है? 5 राज्य विद्यार्थी किसे कह रहे हैं आप? चुनाव है, मैं बता रहा हूँ। 5 राज्यों में चुनाव हुए, चुनाव आयोग पर आपत्ति सिर्फ ममता बनर्जी को है। 8 दफे में क्यों है? इसके पहले भी 6 दफे में हुए हैं, 5 दफे में हुए हैं। और दूसरी, पेट्रोल पंप पर जो पहले से उज्ज्वला योजना जो कि 8 दीदी को आप विद्यार्थी कह रहे हैं क्या? नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, चीटर विद्यार्थी जी, चीटर विद्यार्थी। 8 करोड़ महिलाओं को उज्ज्वला योजना देने का काम मोदी जी ने किया। उसके पोस्टर पेट्रोल पंपों पर हैं, जो आज नहीं लगे हैं, पहले के हैं। मोदी जी के पोस्टर से बंगाल के तृणमूली डर रहे हैं महाराज, डरने वाली भाजपा कहाँ है? नीरज भाई को यह ध्यान रखना चाहिए। और तीसरी बात, आपका सवाल, शुक्रवार जुमा का दिन है, उसके पीछे उनके आकलन है, लेकिन यह भी याद रखना चाहिए राजनीति में कि दिन तभी अच्छे होते हैं जब आपका साहब आपको याद होना चाहिए। जवाब दीजिए, मैं आपके पास ही आ रही थी, जल्दी से जवाब दीजिए कि क्या दीदी विद्यार्थी हैं, बीजेपी की नकल कर रही हैं? और दूसरा, ये जो अहम पॉइंट उठाया है ओम प्रकाश जी ने लास्ट में, देखिए, इनको मैं बता दूं कि इनको तो पहले के आखिरी सवाल का जवाब दूं कि बीजेपी के लोग इतने नीचे और गिरे स्तर मानसिकता के हो सकते हैं, शायद यह आज तक कभी नहीं हुआ। कि शुक्रवार जुमा का नहीं, मां संतोषी का दिन है। ओम प्रकाश भाई, हिंदुत्व की बात करने वालों को दिन का एहसास होना अनिवार्य होना चाहिए। और आइए, आपने बोला मैं जवाब दे रहा हूँ, की बात करते हैं, दुर्गा पूजा के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है, सरस्वती पूजा के लिए हाईकोर्ट जाना पड़ता है, आप हिंदुत्व की बात करते हैं, आप इमाम अरे हिंदुत्व की बात का मैं हिंदुत्व की बात करता हूँ, ढोंग नहीं करता हूँ। लास्ट आवर में आके पुरोहित भत्ता देते हैं, आप हिंदुत्व की बात करते हैं। हिंदू होने पर दिया बंगाल में 2 दर्जे का नागरिक माना जाता है, आप हिंदुत्व की बात करते हैं। कि बंगाल के लोग शांति निकेतन में दीवार तोड़ देते हैं, आप हिंदुत्व की बात करते हैं। राजनीति की बात करते हैं, हिंदुत्व के नाम पे ढोंग करने वाले, बेचने वाले लोग, किस मुंह से बड़े भाई, किस मुंह से बात करते हैं? सत्ता के पूरी दुनिया ने देखा है, किसी भी नीचे जय श्री राम बोलने पर ममता बनर्जी गाड़ी से उतर करके लड़कों को प्रधानमंत्री की गरिमा को आप लोगों ने तबाह करके रख दिया है। बंगाल को बर्बाद किया आप लोगों ने मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति के नाम पे। बंगाल में ममता बनर्जी बोलती है, अगर केरल में आप लगा सकते हैं, उनकी केरल में प्रधानमंत्री हिंदुत्व की बात करते हैं, बना सकते, मुख्यमंत्री बना सकते हैं, तो बंगाल में आप नहीं दे सकते। आप अपने सुविधा के अनुसार नियम बदलते रहते हैं, आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता, जनता के भावनाओं को कदर करने के लिए नियम बनाए जाते हैं। लेकिन नीरज जी, ओम प्रकाश जी, देखिए, ये हम लिस्ट पर चर्चा कर रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, लेकिन ये मान लीजिए कि भगवान श्री राम सबके हैं, दुर्गा माँ सबकी हैं, भगवान नहीं बटे हुए हैं, जनता में नहीं बटे हुए हैं, ये तो नेताओं ने बांट दिए हैं। इस बात का हमेशा ध्यान रखना आप लोग। लेकिन मैं ये जी यही कहते हैं, बोलिए नीरज जी, क्या कहना है आपको? हाँ, भगवान राम जो है ना, इनको वसीयत करके गए हैं कि ढोंगियों तुम ही हमको पूजो। नहीं, थोड़ा ठीक है, शब्दों पर हम थोड़ा संयम रखेंगे, शब्दों पर थोड़ा संयम रखेंगे, थोड़ा सा संयम रखेंगे, ठीक है? 1 मिनट मनीष भी, 1 मिनट, नीरज जी, ओम प्रकाश जी, 1 मिनट। मनीष आपके पास आ रही हूं। खबर ये है कि असम के लिए तकरीबन ऐसे 72 नाम है जो बीजेपी ने चयन कर लिए हैं, लगभग तय है। बंगाल के लिए कितने? उन्हें है करीब 60 ऐसी सीटें हैं, उसके लिए बीजेपी ने फाइनल कर लिए हैं।
एक और जो हमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक अगले 4-5 दिनों में एक बार फिर से हो सकती है। लेकिन आपको बता दें कि जहां तक महत्वपूर्ण है, शुभेंदु अधिकारी दावा वो कह रहे हैं, मांग कर रहे हैं, पार्टी के समक्ष ये बात कर रहे हैं कि वो नंदीग्राम से ममता बनर्जी के समक्ष वो लड़ना चाहते हैं, लेकिन पार्टी ये केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी। ये बीजेपी में देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण है, आप इच्छा जाहिर कर सकते हैं लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति तय करेगी, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी एक बड़े नेता है। क्या उनको डायरेक्टली क्लैश में अगर ममता बनर्जी के साथ अगर लगा दिया जाएगा तो बाकी जो पूरा बंगाल है वहां कैंपेन कौन करेगा, उनकी लोकप्रियता को पार्टी कैसे भुनाएगी, इस बात को आपको ध्यान में रखना होगा। इसलिए ये पत्ता खुलना अभी बाकी है। लेकिन क्या नंदीग्राम के लिए शुभेंदु अधिकारी से अच्छा कोई कैंडिडेट बीजेपी को मिल सकता है? मनीष, सवाल ये भी है। बिल्कुल, आप ये समझिए कि उनसे बेहतर कैंडिडेट नहीं हो सकता है, लेकिन जब बंगाल में एक बड़ी फतह करनी है, आप जानते हैं कि ममता बनर्जी सामने में उम्मीदवार कौन है, ममता बनर्जी सामने उम्मीदवार है, तो इस फैक्टर को भी ध्यान में रखना होगा। तब आप पूरा समझिए कि पूरी तरीके से कैंपेनिंग उनको उसी एरिया में करनी होगी, वो बाकी बंगाल शायद नहीं घूम पाएंगे। इस बात का पार्टी ख्याल रखेगी, इसलिए वो भले ही मांग रख रहे हैं कि वो नंदीग्राम से ममता बनर्जी, और समझिए कि राजनीति में एक पोस्चरिंग भी होती है विपनेश, उस पोस्चरिंग का बहुत ज्यादा मायने रखता है। अगर बाबुल सुप्रियो भी कह रहे हैं एक बड़ी पोस्चरिंग है, तो पोस्चरिंग बहुत मायने लग रहा है। मनीष, देखना होगा कि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है और इसीलिए शायद देरी भी हो रही है थोड़ी सी, क्योंकि चारों तरफ से ये बातें आ रही हैं, तो सबको ध्यान में रखना है। लौटूंगी नीरज जी, ये खबर है आपको भी होगी, खैर आप माने या ना माने, कि इस बार जो है 60 साल या उससे ज्यादा उम्र के जो कैंडिडेट हैं, जो आपके सिटिंग एमएलए हैं, क्या उनका पत्ता कट रहा है? मैं बता रहा हूँ विपनेश, जो हमारी पार्टी में जो नियम बनाए जाते हैं जनता के हित को देखते हुए बनाए जाते हैं, और 60 साल के ऊपर का निर्णय जो लिया गया है टिकट न देने का, वह बंगाल और जनता के हित में है। मैं भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है कि जो अपने सुविधा अनुसार नियम बनाया जाता है। पार्टी को खून पसीना अपना दिया है, मेहनत की है, तो उनका पत्ता काट देंगे क्या आप? उनको बुरा नहीं लगेगा? और जिस तरीके से मनोज जानकारी दे रहे हैं कि बीजेपी का दामन थाम सकते हैं फिर वो। देखिए, हमने बोला कि जनता के हित को देखते हुए नियम बनाए जाते हैं, भाजपा की तरह खुद के हित को नहीं कि नियम को भी बनाएंगे और 88 साल के मेट्रो मैन को हम केरला का मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, समझ रही हैं? तो यहाँ पर हम जनता के हित को देखते हुए बना रहे हैं, अपने हित के लिए नहीं, और किसी की नाराजगी और किसी को देखते हुए नहीं। जी बिल्कुल, बड़ा आश्चर्य होता है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। पहले एक बात बताना चाहिए, अब्दुल्ला दीवाना नहीं हो प्रकाश भाई, और देखिए 2014 को आप याद करिए ना। आप बोल रहे तो मैं सुन रहा था, सुनने की क्षमता विकसित कर, लेकिन गलत तर्क देंगे तब उस पर बोलना पड़ जाता है। जवाब दीजिएगा, जवाब दीजिएगा, कहाँ आपको किसी ने रोका है? हाँ देखिए, इन्होंने कहा कि मंथन चल रहा, इनकी पार्टी का अस्तित्व क्या है? 2 लोगों पे है, फुआ भतीजा की पार्टी है, तय उन्हीं को करना है। सब बोल रहे हैं बड़े बड़े, कुछ किसी की चलती नहीं, डिक्टेटरशिप है। हमारी पार्टी दुनिया की सबसे विशाल पार्टी, पार्लियामेंट है, केंद्रीय चुनाव पीएम भी युवाओं की बात करते हैं कि युवाओं को मौका मिलना चाहिए। आपने कई खजूरपंथी को छाया नहीं पल्लागत दूर। मैं वहीं आ रहा हूँ, मैं वहीं आ रहा हूँ। देखिए, हमारी पार्टी में केंद्रीय चुनाव लड़ने का देश के स्तर पर, राष्ट्रीय राजनीति में 70 साल का जो नहीं, मेरा दोनों से सवाल ये है कि फिर बाकी जो इतने सालों से नेता खून पसीना पार्टी के लिए बहा रहे हैं, उनका क्या होगा? एक छोटा सा सवाल, मैं नीरज जी, एक लाइन में, क्या दोनों सीटें से दीदी चुनाव लड़ रही हैं इस बार? मैंने कहा आपसे कि जनता के हित को देखते हुए 60 साल नहीं, भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों जगह से ताल ठोकेंगी दीदी, जल्दी से, वक्त की कमी है, चर्चा को मुझे विराम देना है। बिल्कुल ठोकना चाहिए। अगर वहां पर दीदी का उतरना गलत है तो मोदी जी का भी बनारस और गुजरात से उतरना गलत है। ठीक है, आपने कह दिया है, इशारा दे दिया है आपने। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, और चुनाव पर चर्चा लगातार जारी रहेगी, क्योंकि आज टीएमसी की तरफ से 200 आप देख रहे हैं कि 94 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान होने जा रहा है। बीजेपी की भी तैयारी पूरी है, उधर लेफ्ट और कांग्रेस भी लगातार मंथन कर रहे हैं नामों को।